हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ने वाले हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यह अपना चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और यह अपने वन शॉट का डे नंबर 1 है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग कितने लेक्चर्स में खत्म करेंगे, किस लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद से इस चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनो। यह डे नंबर 1 है। ठीक है, तो डे नंबर 1 यानी कि आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? टी रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। टी रेशियोज मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, यानी जो भी आपने फार्मूला पढ़ रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, इन सभी को टी रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल बोलते हैं। और इन सभी फार्मूला को हम लोग देखेंगे, और जो भी आपके एग्जाम में इस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियोज, मतलब जो भी आपने फार्मूला पढ़ रखा है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, इन सभी फार्मूला को देखेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं। फिर डे नंबर 2 में हम लोग क्या क्या करेंगे उसको देखो। टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, मतलब जो भी आपने ये डिग्री वाला वैल्यू पढ़ रखा होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो इन सभी को हम लोग देखेंगे कि कैसे याद रखेंगे और इस पे किस किस टाइप के सवाल आते हैं उसको करेंगे। ठीक है, उसके बाद से टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा। इस प्रकार के जो भी फॉर्मूले होते हैं उसको अच्छे से समझेंगे, याद रखेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पे। ठीक है, उसके बाद से डे नंबर 3 में देखो, तो डे नंबर 3 में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला इसमें होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसके बाद से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इनसे बहुत ढेर सारे फार्मूले बनते हैं, उन सबको कैसे याद रखेंगे। ठीक है, और इस मतलब कंसेप्ट पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको बनाने का क्या अप्रोच होता है उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस प्रकार के सवाल आते हैं प्रूफ करने वाले इस टॉपिक से। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो अपना चैप्टर है ये 3 लेक्चर्स में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे समझ समझ के, ताकि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो एक भी आपसे न बचे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपने पास क्लास 10th मैथ्स के 2 चैनल्स हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हो तो आप मैथ मैजिक 0.5 को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ते हो तो मैथ्स फॉर बोर्ड को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, दोनों चैनल्स का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सब्सक्राइब करो और मेरे साथ क्लास 10th का जर्नी आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, और ये जो अपना वन शॉट वाला सीरीज चल रहा है इसके प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ का प्रिपरेशन मेरे साथ कर सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से अपना ट्रिग्नोमेट्री का क्लास शुरू करते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनो। ठीक है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं एंड देन इसको बिल्कुल अच्छे से हम लोग समझेंगे। डेफिनेशन बोल रहा है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, यह एक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है जिसके अंदर हम लोग किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच के रिलेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, यह किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच के रिलेशन को हमें समझाता है। तो ये जो भी अपना चैप्टर है यह एक राइट एंगल ट्रायंगल के अराउंड घूमने वाला है। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं एंड देन हम लोग आगे डिस्कशन अपना शुरू करेंगे। तो ध्यान से देखो, राइट एंगल ट्रायंगल किसे बोलते हैं? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का बना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह मान लो यह 90 डिग्री एंगल है, तो इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो और इसको सी बोल दो। यानी ए बी सी जो है यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है और वर्टेक्स बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं उसमें जो भी साइड्स होता है उसका कुछ स्पेशल नेम होता है। ठीक है, तो उस नेम को अच्छे से पहले समझ लो। ये जो तिरछा वाला आपको लाइन दिख रहा है इसको हम लोग हाइपोटेनुस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनुस। ठीक है, और इसी को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, बिकॉज ये जो हाइपोटेनुस वर्ड है ये एच से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको स्मॉल एच से हम लोग डिनोट करते हैं हाइपोटेनुस को। और ये जो ग्राउंड पे है, ये जो बीसी वाला जो साइड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बेस बोलते हैं, बेस। ठीक है, और ये बी से स्टार्ट हो रहा है इसको, इसलिए इसको शॉर्ट में हम लोग बी से डिनोट करते हैं।
उसी प्रकार से ये जो ए बी वाला साइड है ये बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं या फिर एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो इसको परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये पी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसको स्मॉल पी से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छे से आप सबको पता होना चाहिए। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, ये जो हाइपोटेन्यूस होता है हमेशा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के जो तिरछा वाला जो साइड होता है उसको हमेशा हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, लेकिन जो बेस और परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वह थीटा के हिसाब से चेंज होते रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो को बिल्कुल ध्यान से देखना, ये जो एंगल बी है ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, मतलब ये राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री एंगल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एंगल ए है और जो एंगल सी है ये 90 डिग्री से दोनों छोटा एंगल है, बिकॉज आप जानते हो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्यों होता है भैया, बिकॉज किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वह 180 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी तीन इंटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल ए बी सी में, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो यह 180 के इक्वल आएगा, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एंगल बी का वैल्यू है वह 90 के इक्वल है, यानी यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी का जो वैल्यू होगा वह 90 के इक्वल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। मतलब एंगल ए और एंगल सी को जोड़ने पे 90 के इक्वल आ रहा है, मतलब यहां से आप बोल सकते हो कि जो एंगल ए और एंगल सी है यह एक्यूट एंगल है, ठीक है, एक्यूट एंगल, ठीक है। मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाले एंगल के अलावा जो बाकी दो एंगल्स होते हैं वो दोनों एक्यूट एंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, ठीक है, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के ही अंदर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करने वाले हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो राइट एंगल ट्रायंगल आता है उसमें 90 के अलावा जो बाकी दो एंगल्स होते हैं दोनों एक्यूट एंगल्स होते हैं। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हम लोग स्टडी करेंगे सब में आप एक्यूट एंगल यहाँ पे लिखा हुआ आप पाओगे, ठीक है, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे एक्यूट एंगल क्यों बोल रहा है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला कंसेप्ट क्या बोल रहा है, अगला कंसेप्ट अपने सामने है, कंसेप्ट ऑफ एंगल्स इन राइट एंगल ट्रायंगल्स। मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें बेस और परपेंडिकुलर हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि आप किस एक्यूट एंगल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, तो ये कैसे चेंज होता है उसको अच्छे से पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और ये अपना डिस्कशन शुरू करेंगे और अच्छे से इस कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो अपने पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है और इसका थोड़ा हम लोग नेमिंग कर लेते हैं पहले। मान लो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, वर्टेक्स बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सेम नेमिंग हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी और यहाँ पे फिर 90 डिग्री एंगल, ठीक है। एक बार हम लोग एंगल सी पे जो एक्यूट एंगल बन रहा है इसके लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे, और एक बार एंगल ए पे जो एक्यूट एंगल बन रहा है इसके लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मान लो एंगल सी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके जो ये जो दोनों में जो तिरछा वाला साइड है इसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है। यानी ये हाइपोटेन्यूस हो गया, मतलब ये एच का वैल्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी तिरछा वाला एच का वैल्यू हो जाएगा, लेकिन जो बेस और परपेंडिकुलर है वो चेंज होते रहेगा, ठीक है। अगर आप वर्टेक्स सी पे जो एक्यूट एंगल बन रहा है इसके बारे में अगर आप डिस्कशन कर रहे हो तो इसके एक साइड वाला एच का वैल्यू होगा और ये जो दूसरा वाला साइड होगा ये बी यानी कि बेस का वैल्यू होगा, और ये जो बच गया ये परपेंडिकुलर यानी कि पी का वैल्यू होगा, राइट। अगर आप वर्टेक्स ए पे जो एंगल बन रहा है उसके लिए अगर आप डिस्कशन कर रहे हो तो एक साइड तो तिरछा वाला है जिसको आप एच ऑलरेडी बोल चुके हो, दूसरा साइड वाला ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये जो बच गया ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल अच्छे से आप सबको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे थीटा बदलने पे वैल्यू चेंज होता है। यहाँ इस एक्यूट मतलब वर्टेक्स ए पे जो एक्यूट एंगल बन रहा है इसके बारे में बात कर रहे हो, मतलब थीटा यहाँ पे बन रहा है, और वर्टेक्स सी पे जो एक्यूट एंगल बन रहा है इसके बारे में बात करो, मतलब थीटा आप यहाँ एब्जॉर्ब कर रहे हो, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को यहाँ से एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। मान लो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, और आपसे वर्टेक्स सी पे जो एंगल बन रहा है उसके रिस्पेक्टिव बताना है कि बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेन्यूस क्या होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि जो एसी वाला जो साइड है ये तिरछा वाला साइड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एच बोलेंगे, ठीक है। और इसी थीटा की जो दूसरा वाला साइड है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, बेस, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और ये जो बच गया इसको हम लोग पी तो बोलेंगे ही बोलेंगे। यानी जो एसी का वैल्यू है इसको हम लोग एच बोले हैं हाइपोटेन्यूस,
जो बी सी का वैल्यू है इसको हम लोग बेस बोले, यानी इसको बी से डिनोट करेंगे, और ये जो ए बी का वैल्यू है इसको हम लोग पी यानी कि इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से आप सबको समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे हम लोग एक्यूट एंगल का डिस्कशन चेंज करते हैं वैसे वैसे बेस और परपेंडिकुलर का जो वैल्यू होता है वो चेंज हो जाता है, और जो हाइपोटेन्यूस होता है वो हमेशा सेम ही होता है, वो तिरछा वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि वाई वी नीड ट्रिग्नोमेट्री, हमें ट्रिग्नोमेट्री का जरूरत क्यों पड़ा। तो इस पॉइंट को अच्छे से डिस्कशन में हाईलाइटेड करने के लिए आपके सामने हम एक प्रॉब्लम रख रहे हैं और उसका आप आंसर बताओगे। ठीक है, तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और प्रॉब्लम बहुत सिंपल सा है। ठीक है, यहाँ पे मान लो ए बन रहा है, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ठीक है, मान लो वर्टेक्स सी पे जो एंगल बन रहा है उसका वैल्यू आपको 30 डिग्री के इक्वल दिया है, और जो ए सी है इसका वैल्यू आपको मान लो 17 सेंटीमीटर के इक्वल दिया है, और आपसे सिंपल सा पूछ रहा है कि आप तो ए बी का वैल्यू बता दो कितना होगा और बी सी का वैल्यू बता दो कितना होगा। तो अब आप बताओ क्या इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। आंसर होगा कि बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट नहीं होता तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री के आने से पहले किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग क्या क्या जानते थे उसको अच्छे से देखते हैं। हम लोग दो ही बात जानते थे। पहला कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल को ऐड करने पे 180 के इक्वल होता है। जैसे मान लो यह ए हो गया, यह बी हो गया और यह सी हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम लोग जानते थे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। और एक और हम लोग कंसेप्ट जानते थे, वो क्या था उसको देखो। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते थे। तो ये दोनों जो अपने पास इंफॉर्मेशन था ये सफिशिएंट नहीं है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कि हम आपके सामने रखे हैं। क्यों नहीं है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ध्यान से। पहले देखो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पाओगे तो आपको दिखना चाहिए, देखो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के केवल साइड्स के बारे में हमको स्टडी देता है। मतलब ये कब यूज आप कर पाओगे, जब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के आपको दो साइड्स पता हो, तीसरा आपको कैलकुलेट करना हो, तब ये पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट कब काम करेगा, किसी भी ट्रायंगल के आपको दो एंगल्स पता हो, तीसरा एंगल आपको कैलकुलेट करना हो, तो ये अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल के एक साइड दे दिया है और एक एंगल के बारे में बता दिया है। मतलब ये वाला जो कंसेप्ट था और ये वाला जो कंसेप्ट है दोनों यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। दोनों में से थोड़ा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दिया है इस प्रॉब्लम में, और आपसे इस राइट एंगल ट्रायंगल के दोनों साइड्स के बारे में पूछ लिया है। तो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री के आने से पहले कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं था जिसकी मदद से इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सके। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही अपने पास ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट आया, राइट। तो ये ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के कंसेप्ट को मिक्स करके अपने को रिलेशन देता है, इंफॉर्मेशन देता है, जिसकी मदद से हम लोग इस प्रकार के प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से आपको पता चल गया होगा। जैसे जैसे ये अपना लेक्चर्स होगा आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आप एक पॉइंट पे ऐसा फील करोगे कि इस प्रकार के जो भी प्रॉब्लम्स है आपके लिए बिल्कुल हल हुआ है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको एक्साइटमेंट के साथ अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ फॉर्मूले होते हैं, टी रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल्स, जो कि ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा। तो फटाफट से उन फॉर्मूलों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। तो मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। मान लो वर्टेक्स सी पे हम लोग थीटा एब्जॉर्ब करके फॉर्मूला पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो ए सी वाला वैल्यू है ये एच हो जाएगा, ए बी वाला वैल्यू पी हो जाएगा, और ये जो बी सी का वैल्यू ये बी यानी कि बेस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बाई 1 करके सभी फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। ठीक है, और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है।
टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है। ठीक है, इन तीन फार्मूला को ही आपको याद रखना है, बाकी जो तीन होते हैं जस्ट इसी के रिवर्स होते हैं। ठीक है, साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि उल्टे होते हैं। यानी अगर आपको साइन थीटा पता है तो कोसेक थीटा जस्ट इसको उलट दोगे तो आपके पास कोसेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा। जैसे कि साइन थीटा पी बाई एच होता है तो इसी को रिवर्स कर दो तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, ये एच बाई पी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल मतलब इसको उलाटोगे तो आपको सेक थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी होता है। ठीक है, उसी प्रकार से कोट थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी टेन थीटा का वैल्यू पी बाई बी है तो कोट थीटा कितना हो जाएगा, ये बी बाई पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 6 फार्मूले होते हैं आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा याद रख लेते हो तो ये बाकी तीनों इसी के रेसिप्रोकल होते हैं, वो भी बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार और इन फार्मूला को फटाफट से लिख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच और इसी का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये क्या होगा, ये एच बाई पी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल मतलब कि उल्टे होते हैं, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच बाई बी। ठीक है, उसी प्रकार से टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है और टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो कॉट थीटा का जो वैल्यू है यह बी बाई पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके 6 फार्मूले, इसको बिल्कुल अच्छे से पूरे टिप्स पे याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आपके सामने एक प्रॉब्लम है, जैसे मान लो यहां से आपसे पूछा है कि आप सेक ए का वैल्यू बताओ कितना होगा। सेक ए का मतलब वर्टेक्स ए पे एंगल बन रहा है, तो इसके लिए आपको बताना है कि सेक ए का वैल्यू कितना होगा। बिल्कुल ध्यान से देखना, आप देख सकते हो यहाँ पे जो ए सी वाला वैल्यू होगा ये तो एच का वैल्यू होगा, राइट, और ये जो ए बी वाला वैल्यू होगा ये बी का वैल्यू होगा और ये जो बच गया ये पी का वैल्यू होगा। तो हमसे सेक ए पूछा है, राइट, तो सेक थीटा कितना होता है, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉस क्या होता है, बी बाई एच होता है, तो सेक कितना हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा, सॉरी एच बाई बी हो जाएगा सेक थीटा का वैल्यू। तो एच का वैल्यू कितना है, ए सी है, राइट, और बी का वैल्यू कितना है, ए बी है, ए बी है। तो यहां से आप देख सकते हो कि सेक ए का जो वैल्यू है ये ए सी बाई ए बी के इक्वल आपके पास निकल के आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर सकते हो और आई होप बिल्कुल अच्छे से ये कंसेप्ट भी आप सबको समझ में आ रहा होगा, राइट। अब अगला कंसेप्ट देखते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियोज, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेसिप्रोकल रिलेशन से क्या क्या फॉर्मूलेज बनते हैं उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आप सबने अच्छे से देखा कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो कभी भी दो रेसिप्रोकल क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल निकल के आएगा। देख लो एक बार अच्छे से, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है और कोसेक थीटा इज इक्वल टू जस्ट इसी का उल्टा यानी कि एच बाई पी होता है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर 1 के इक्वल निकल के आएगा। मतलब कि जब आप साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करोगे तो देखो साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच है और कोसेक थीटा का वैल्यू कितना है, एच बाई पी है, इसका वैल्यू एच बाई पी है। तो एच से एच कटेगा, पी से पी कटेगा, यानी आप देख सकते हो कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का जो वैल्यू है यह 1 के इक्वल निकल के आ रहा है। इतना से आप सबको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल इसी प्रकार से कॉस थीटा और सेक थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो उन दोनों को भी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 1 के इक्वल आएगा। यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का भी वैल्यू 1 के इक्वल आएगा और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का भी आंसर 1 के इक्वल निकल के आएगा। तो ये बिल्कुल आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, एक में हम करके दिखा दिए हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से इन दोनों में भी होगा, बिकॉज कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और टेन और कॉट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब इनसे क्या क्या फॉर्मूले बनेंगे इसको ध्यान से देखो। हम सबने अभी देखा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो अब यहां से फॉर्मूला देखो, अगर यहां से आपसे साइन थीटा का वैल्यू पूछा जाए
साइन थीटा का, तो जो कोसेक है उसको आप नीचे भेज दो, यानी 1 कोसेक थीटा होगा। ठीक है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा होता है। उसी प्रकार से कोसेक थीटा का अगर वैल्यू आपको निकालना हो तो ये 1 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये दो फॉर्मूले बनते हैं। आपको बस एक ही चीज याद रखना है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा, मतलब जो भी दो क्वांटिटी आपस में रेसिप्रोकल होते होंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 के इक्वल निकल के आएगा। राइट, तो यहाँ पे साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मतलब इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 के इक्वल निकल के आएगा। और यहाँ से एक का वैल्यू निकालो तो दूसरे को 1 के नीचे भेज दो, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से कॉस और सेक भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से अगर आप कॉस थीटा का वैल्यू निकालोगे तो ये 1 सेक थीटा हो जाएगा, और यहां से अगर आप सेक थीटा का वैल्यू निकालोगे तो ये 1 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, बस इसको याद कैसे रखना ये पता होना चाहिए। राइट, उसी प्रकार से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी 1 के इक्वल होगा, बिकॉज ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। राइट, अब यहाँ से भी दो फार्मूला बनेगा। अगर आप टेन थीटा का वैल्यू निकालोगे तो ये 1 कॉट थीटा होगा। ठीक है, अगर आप कॉट थीटा का वैल्यू निकालोगे तो ये 1/टेन थीटा होगा। ठीक है, और अपने पास दो और फॉर्मूले होते हैं। पहला क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है इसको ध्यान से सुनो। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये p/h होता है, और कॉस थीटा कितना होता है, ये b/h होता है। तो इन दोनों को अगर आप अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे तो p/h इंटू h/b हो जाएगा, तो h से h कटेगा तो आपके पास p/b निकल के आएगा, और ये p/b जो होता है इसी को तो हम लोग टेन थीटा बोलते हैं, यानी टेन थीटा का वैल्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ये भी आपको याद रखना है आज के बाद से। ठीक है, उसी प्रकार से अगर टेन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे साइन बाई कॉस होता है तो कॉट थीटा का भी फॉर्मूला होता होगा, तो जस्ट इसी का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आप यहाँ पे देख लो, जो कॉट थीटा होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होता है, ये b/h होता है, और साइन थीटा p/h होता है। तो इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, b/h इंटू h/p हो जाएगा, h से h कटेगा तो आपके पास b/p आएगा, और b/p को ही हम लोग कॉट थीटा बोलते हैं, यानी कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। इसको भी आपको अच्छे से आज के बाद से याद रखने हैं। ठीक है, तो अब जो भी फॉर्मूला का जो सिलसिला था ये खत्म हुआ। अब अपने पास क्वेश्चन आ रहा है, और 1 बाई 1 करके बिल्कुल अच्छे से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बोला है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17 देन फाइंड सेक थीटा। तो यहाँ पे हमको साइन थीटा दे दिया है और सेक थीटा हमसे पूछ लिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं एक एक ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग पहले बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल के बारे में नेमिंग नहीं बोला है, तो अपने मन से यहाँ पे हम लोग नेमिंग कर लेंगे। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे ए बन रहा है, यहाँ पे बी, ठीक है, और यहाँ पे सी। तो साइन थीटा क्या होता है, इधर लिखो, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h होता है, और ये वाला वैल्यू आपको 8/17 दिया है। राइट, तो p का वैल्यू 8 हो जाएगा और h का वैल्यू 17 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो आप देख सकते हो कि h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और p ये हो जाएगा, p का वैल्यू कितना है, 8 है, तो हमको b का वैल्यू चाहिए। क्यों चाहिए b का वैल्यू, बिकॉज जो सेक थीटा होता है ये cos का रेसिप्रोकल होता है, और cos थीटा कितना होता है, b/h, यानी कि सेक थीटा कितना हो जाएगा, ये h/b हो जाएगा। यानी सेक थीटा कैलकुलेट करने के लिए आपको b का वैल्यू चाहिए, इसलिए आपको b पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। और b कैसे आप कैलकुलेट करोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे और अपने पास वैल्यू होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² इज इक्वल टू
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हमको एच का वैल्यू कितना दिया है 17, यानी 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और क्या दिया है हमें, पी का वैल्यू दिया है, पी का वैल्यू 8 दिया है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको आप इधर भेजोगे तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला पे ब्रेक डाउन कर दो, तो ये हो जाएगा 17 प्लस 8 इंटू 17 माइनस 8 इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपका 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यानी यहाँ से आप बी का वैल्यू निकालोगे तो ये रूट में हो जाएगा वैल्यू, देखो तो यानी यहाँ से ऐसे कर लो, और b का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा 25 इंटू 9 हो जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, और यहाँ से b इज इक्वल टू, इसको आप 5 इंटू 5, इसको 3 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और आप देख सकते हो कि यहाँ से जो b का वैल्यू होगा ये कितना हो जाएगा, ये 15 के इक्वल निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो b है, b का वैल्यू 15 निकल के आ चुका है। ठीक है, तो हमें सेक थीटा कैलकुलेट करना था, राइट। तो सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी होता है, और एच का वैल्यू अपने पास कितना है 17, और बी का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग कैलकुलेट किए हैं 15, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू 17/15 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सबको समझ में आया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं एग्जाम में, ये बिल्कुल अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें बोला है इफ 4 sec थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमको 4 sec थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 दे दिया है और बोला है कि आप इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो हमको डेटा दिया है क्वेश्चन में उसकी मदद से हम लोग सेक थीटा को इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले सेक थीटा को कैलकुलेट करते हैं एंड देन देखेंगे कि आगे हमें कैसे प्रोसीड करना है। तो 4 sec थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 दिया है, तो यहाँ से हम लोग इजिली सेक थीटा को कैलकुलेट कर पाएंगे। इस -5 को आप RHS में भेजोगे तो 4 sec थीटा इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और यहाँ से sec थीटा इज इक्वल टू 5/4 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग बिल्कुल अच्छे से जानते हैं जो sec थीटा होता है वो cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, और cos थीटा b/h होता है, यानी sec थीटा h/b हो जाएगा। ठीक है, यानी ये h/b हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्टली सेक थीटा का वैल्यू दिया था। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको इस सेक थीटा की मदद से h का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 4 पता चल चुका है। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और p को कैलकुलेट कर लेंगे, ताकि इस एक्सप्रेशन में हमको cos थीटा, sin थीटा, cot थीटा और tan थीटा का जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और वहां से हम लोग परपेंडिकुलर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया है, h का वैल्यू 5 दिया है और b का वैल्यू 4 दिया है, तो h के प्लेस पे कितना रखेंगे 5, यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो इस 16 को हम लोग LHS में भेज देंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। यहाँ से अपने पास p का वैल्यू 3 के इक्वल निकल के आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने पास h इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4 और p इज इक्वल टू 3 निकल के आ चुका है। ठीक है, अब जो एक्सप्रेशन आपको दिया था उसका वैल्यू हम लोग इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या क्या दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस एक्सप्रेशन में साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है और कोट थीटा है। तो इस एक्सप्रेशन में वैल्यू डालने के लिए हमें अलग से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा p बाई एच होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 5 पता है, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से हम लोग कॉस थीटा कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा b बाई एच होता है, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। कॉस थीटा b बाई एच होता है, और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 4 है और h का वैल्यू 5 है, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें टेन थीटा और कोट थीटा कैलकुलेट करना है, राइट। तो टेन थीटा इज इक्वल टू p बाई b होता है। ठीक है, और p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4 है, यानी आप देख सकते हो कि टेन थीटा का वैल्यू 3/4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग ये बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि उल्टे होते हैं। यानी अगर दोनों में से किसी भी एक का वैल्यू आपको पता है और दूसरा कैलकुलेट करना है, तो उस वैल्यू को आप उलाट दोगे तो आपके पास दूसरा वाला वैल्यू निकल के आ जाएगा। जैसे यहीं पे आप देख लो, टेन थीटा का वैल्यू आपके पास 3/4 के इक्वल पता है, अगर आपको कोट थीटा चाहिए तो यहाँ से आप इसी को उलाट दोगे तो ये हो जाएगा 4/3 उलाटने के बाद से, यानी कोट थीटा का वैल्यू 4/3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक बार निकाल के भी देख लो, कोट थीटा इज इक्वल टू b बाई पी होता है। ठीक है, और b का वैल्यू 4 और p का वैल्यू 3 आपको दिया था, तो कोट थीटा जो होगा तो 4/3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि उलाटने के बाद से बिल्कुल वही आता टेन थीटा से। ठीक है, तो जो जो वैल्यू हमको चाहिए थे हम लोग यहाँ पे इजिली निकाल चुके हैं। अब एक्सप्रेशन में वैल्यू डालते हैं। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन है 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा। इसको पहले लिखते हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना है, कोट थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, कोट थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब हम लोग अलग से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा निकाल चुके हैं। अब 1 बाई 1 करके इस एक्सप्रेशन में वैल्यू डालेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना था, 1 बाई 1 करके देखते हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू 4/5 था, तो कॉस थीटा के प्लेस पे कितना रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 4/5 माइनस साइन थीटा, और आप देख सकते हो कि साइन थीटा का वैल्यू 3/5 के इक्वल है। ठीक है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 डिवाइडेड बाई, यहां से हो जाएगा डिवाइडेड बाई कोट थीटा। तो कोट थीटा का वैल्यू कितना है, कोट थीटा है 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस टेन थीटा कितना है 3/4। ठीक है, तो बस इसी को अब हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा आपका 8/5 माइनस 3/5 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4/3 माइनस 3/4। ठीक है, तो ऊपर वाले को अलग से हम लोग एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे और नीचे वाले को अलग। तो ऊपर वाला का एलसीएम लोगे तो 5 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 3/5, 8 माइनस 3/5 डिवाइडेड बाई नीचे वाला कितना हो जाएगा, नीचे वाला का एलसीएम हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 16 माइनस 9। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 12। ये बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5/5 डिवाइडेड बाई 7/12 हो जाएगा। ठीक है, यानी 5/5
ये उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12/7 हो जाएगा और ये कैंसिल आउट होगा तो आपके पास 12/7 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो एक्सप्रेशन आपको क्वेश्चन में दिया था ये वाला, इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कितना किए हैं, इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं 12/7। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 12/7। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से ये वाला क्वेश्चन आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बिल्कुल ध्यान से पहले पढ़ते हैं एंड देन देखते हैं कि क्या हमको क्वेश्चन में डेटा दिया है और इसको कैसे हमें प्रोसीड करना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से सुनो, बिकॉज इस टाइप के रेशियो वाले सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत हाईली चांसेस हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या डेटा दिया है। बोल रहा है इन ए ट्रेंगल ABC इट इज गिवन डेट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यानी हमको एक ट्रेंगल दे दिया है ABC और बोल रहा है कि वर्टेक्स B पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रेंगल क्यों, बिकॉज बोला है कि वर्टेक्स B पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए और कोई भी ट्रेंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वह एक राइट एंगल ट्रेंगल होता है। ठीक है, तो वर्टेक्स B पे 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है इसको हम लोग वर्टेक्स B बोल देंगे। ठीक है, अब अपने पास बच गया A और C को मार्क करना इस ट्रेंगल में। तो अपने पास 2 पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट में से आप कहीं भी A बोल दो और कहीं भी C बोल दो। तो चलो हम यहाँ पे A और यहाँ पे C बोल दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हमसे बोला था कि आपको एक ABC ट्रेंगल बनाना है जिसमें वर्टेक्स B पे 90 डिग्री मार्क करना है। तो यहाँ तक कर चुके हैं। अब हमको डेटा क्या दिया है उसको बिल्कुल ध्यान से सुनो। हमको डेटा दिया है AB इज टू AC का जो वैल्यू है ये हमें 1:√2 के इक्वल दिया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है तो इसको हम लोग बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, देखो तो ये जो एक्सप्रेशन का वैल्यू हमसे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है 210A डिवाइडेड बाई 1 + 10² A। तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो वर्टेक्स A पे एक्यूट एंगल बन रहा है उसके रिस्पेक्ट में इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक है, तो मान लें कि ये जो वर्टेक्स A है इस पे जो एक्यूट एंगल बन रहा है उसको कुछ देर के लिए थीटा बोल दो। ठीक है, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज को पहले मार्क करते हैं। तो ये तो हो जाएगा आपका H यानी कि हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं इस रेशियो को। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये हो जाएगा आपका AB बाई AC इज इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल आराम से इसको देखो, ये जो आपका AB है AB यही तो आपका बेस है, यानी ये जो AB है ये बेस है यानी कि B है, और जो AC है फिगर में आप देखो AC क्या है, ये H का वैल्यू है, यानी AB/AC को आप B/H भी लिख सकते हो। और हम लोग बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि B/H जो होता है वह cos थीटा होता है। ठीक है, यानी cos थीटा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्टली cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 दिया था और यही हमें डिकोड करना था। और एक बार हम लोग डिकोड करके ये वाला वैल्यू कैलकुलेट कर लिए तो ये जो क्वेश्चन में जो डेटा दिया है, मतलब जिस एक्सप्रेशन का हमसे वैल्यू पूछा है उसको अब निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मेरे को पता है कि मैक्सिमम बच्चों को ये कैसे डिकोड किया गया है ये समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार फटाफट से एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपको क्वेश्चन में एक बोला था कि ट्रेंगल ABC बनाओ जो कि राइट एंगल ट्रेंगल होना चाहिए एंड वर्टेक्स B पे 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो हम लोग एक ट्रेंगल बना लिए जिसमें वर्टेक्स B पे 90 डिग्री एंगल बन गया और A और C जो मार्क करना था हम लोग अपने हिसाब से मार्क कर लिए हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है उसमें आप देख रहे हो कि हर जगह पे A यहाँ पे बोला है, यानी वर्टेक्स A पे जो एक्यूट एंगल है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज मार्क करेंगे और 10A का वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें डाल देंगे तो अपने पास इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टेक्स A पे जो एक्यूट एंगल बन रहा है उसको कुछ देर के लिए हम लोग थीटा बोल दिए हैं, यानी इस थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इस ट्रेंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज मार्क करें तो ये जो AC का जो लेंथ है यह आपका हाइपोटेन्यूज यानी कि H का वैल्यू हो जाएगा और ये जो AB का जो लेंथ है ये आपका बेस यानी कि B का वैल्यू हो जाएगा और जो BC का जो लेंथ है ये आपका परपेंडिकुलर यानी कि P का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें डेटा दिया था कि AB/AC का जो वैल्यू है वह 1:√2 के इक्वल है। ठीक है, तो जो इस टू वाला जो साइन होता है, जो रेशियो वाला वैल्यू होता है उसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। तो ए बी इज टू ए सी को जब हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये ए बी बाई ए सी हो जाएगा इज इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। और आप यहाँ पे ट्रेंगल में देख सकते हो कि जो ए बी है वही तो अपना बेस है, यानी ए बी बेस हो जाएगा और ए सी हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, यानी b बाई एच का वैल्यू 1/√2 के इक्वल हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जो b बाई एच होता है वही तो cos थीटा होता है, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 हमको क्वेश्चन में दे चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, tan a को कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमको tan a का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो tan क्या होता है, p बाई बी होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमको b और h पता है, p नहीं पता है। तो p को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से आप सबको समझ में आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे p यानी कि परपेंडिकुलर को कैलकुलेट करने के लिए। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है, तो इसी में अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि हमको h का जो वैल्यू है यह √2 के इक्वल पता है और जो b का वैल्यू है वह 1 के इक्वल पता है। तो h के प्लेस पे कितना रखेंगे, √2, यानी √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p² प्लस ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर करोगे तो ये 2 हो जाएगा इज इक्वल टू p² प्लस 1, यानी p² इज इक्वल टू 2 माइनस 1, यानी p² इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ से आप देख सकते हो p का वैल्यू आपके पास 1 निकल के आ चुका है। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट पेज पे इसको हम लोग लिखें तो हमको h का वैल्यू √2 पता है, p का वैल्यू 1 पता है और b का वैल्यू 1 पता है। ठीक है, ये डेटा हमको पता है। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, इजिली यहाँ से अब हम लोग tan a को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, tan a, तो tan क्या होता है, p बाई बी होता है और p का वैल्यू 1 और b का भी वैल्यू 1, यानी यहाँ से आप देख सकते हो कि tan a कितना हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमसे पूछा था उसमें tan a दिया था और tan a ही हमें कैलकुलेट करना था। और एक्सप्रेशन क्या था, एक्सप्रेशन था 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan² a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan² a। और हमें पता है कि tan a का जो वैल्यू है ये 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे डाल देंगे तो 2 इंटू tan a का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan² a, tan² a मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस 1, यानी 2/2, और ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास 1 के इक्वल वैल्यू निकल के आ जाएगा। यानी जो एक्सप्रेशन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan² है, तो इसका वैल्यू आप देख सकते हो कि 1 के इक्वल निकल के आया है। ठीक है, तो यह 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, इसको बिल्कुल अच्छे से आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपसे इजीली सॉल्व हो पाए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं और इसको देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा, इसमें क्या डेटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें एक ट्रेंगल ABC दिया है और बोल रहा है कि वर्टेक्स B पे 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, पहले एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाते हैं। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रेंगल हम लोग बना लिए हैं और यहाँ पे भी क्या करेंगे, वर्टेक्स B पे 90 डिग्री मार्क करेंगे। तो जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसको हम लोग वर्टेक्स B बोल दे रहे हैं। ठीक है, अब बच गया A और C, तो कहीं भी आप A और कहीं भी C मार्क कर लो। तो चलो हम यहाँ पे A और यहाँ पे C मार्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो AB है उसका लेंथ 5 दिया है, तो AB का लेंथ 5 दिया है, 5 सेंटीमीटर। जो BC है, BC का लेंथ हमको 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, हमको AC नहीं दिया है। एंड देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मतलब साइन A, सेक A, साइन C, सेक C, इन सब का वैल्यू हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज को निकालने से पहले इस ट्रेंगल में जो हमें वैल्यू पता नहीं है उसको कैलकुलेट करेंगे। यानी यहाँ पे हमें AC का वैल्यू नहीं पता है, तो सबसे पहले हम लोग AC वाले लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। ठीक है, तो इन ट्रेंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इन ट्रेंगल ABC। ठीक है,
तो ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज कर रहे हैं। तो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए सी के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए सी के स्क्वायर, ए सी के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें हमें वैल्यू डालना है। यहाँ पे आप देख लो, हमें ए सी ही कैलकुलेट करना था। ठीक है, हमें ए सी कैलकुलेट करना है। ए बी का वैल्यू 5 दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी के प्लेस पे कितना रखेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करोगे तो ये 25 हो जाएगा और 12 का करोगे तो ये 144 हो जाएगा। ठीक है, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 169 हो जाएगा। ठीक है, यानी ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर 169 हो जाएगा। वन सिक्स नाइन। ठीक है, यानी ए सी का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13 इंटू 13, यानी ए सी का वैल्यू आपके पास 13 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी आपके पास इस ट्रायंगल के तीनों वैल्यू निकल के आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क करते हैं एंड देन देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ठीक है, ए सी का वैल्यू हम लोग 13 कैलकुलेट किए हैं, ये 5 था और ये 12 था। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी मार्क करते हैं एंड देन देखेंगे कि दो ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे क्यों लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, यहाँ पे 13, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 5। ठीक है, और बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपसे साइन ए, सेक ए, साइन सी और सेक सी का वैल्यू पूछा है। ठीक है, साइन ए और साइन सी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वर्टेक्स ए पे जो एक्यूट एंगल बन रहा है उसके रिस्पेक्ट में आपको साइन ए और सेक सी का वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है कि कितना होगा। ठीक है, यानी वर्टेक्स ए पे जो एक्यूट एंगल बनेगा उसके रिस्पेक्ट में यहां से हमसे वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो ये जो पहला वाला ट्रायंगल है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वर्टेक्स ए पे मतलब यहाँ पे ये जो एक्यूट एंगल बनेगा उसको कुछ देर के लिए थीटा बोल देंगे और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, दूसरा वाला जो हमसे पूछा था वर्टेक्स सी के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू पूछा उसको हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमको क्या क्या पूछा है, वर्टेक्स ए के रिस्पेक्ट में हमसे साइन ए और सेक ए का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे साइन ए। तो साइन ए कितना होता है, साइन ए हो जाएगा आपका P बाई एच। ठीक है, तो P का वैल्यू कितना है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, वर्टेक्स ए के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे तो ये आपका H हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा और ये आपका P हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको P बाई एच चाहिए। तो P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 12 है और H का वैल्यू कितना है, ये है आपका 13, यानी साइन ए कितना हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें सेक ए को कैलकुलेट करना था। सेक ए, सेक ए, तो सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस बी बाई एच होता है, तो सेक एच बाई बी हो जाएगा और एच का वैल्यू 13 है और बी का वैल्यू 5 है, यानी सेक ए जो होगा वह 13/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना आराम से हम लोग दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि वर्टेक्स ए पे जो एक्यूट एंगल बन रहा था उसके रेस्पेक्ट में हमसे पूछा था। ठीक है, सेम काम अब हम लोग वर्टेक्स सी के लिए करेंगे। यहाँ पे आप देख लो, वर्टेक्स सी पे जो एक्यूट एंगल बनेगा उसके रिस्पेक्ट में हमसे साइन सी और सेक सी के बारे में पूछा है, तो उसके लिए हम लोग दूसरा वाला ट्रायंगल बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू मार्क करेंगे, तो ये तो आपका H का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका B का वैल्यू हो जाएगा और ये आपका P का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साइन C को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है,
साइन सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन मतलब क्या होता है p/h होता है, और c के रिस्पेक्ट में हम लोग परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज मार्क कर चुके हैं, तो बस यहाँ पे डाल देंगे। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, p हो जाएगा 5 एंड h हो जाएगा 13। तो साइन c का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 5/13। ठीक है, नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है हमको, सेक c कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेक c, तो सेक क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉस क्या होता है b/h, यानी ये हो जाएगा h/b। ठीक है, तो h का वैल्यू कितना है 13 और b का वैल्यू कितना है 12। तो यहां से आप देख सकते हो कि सेक c का जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा 13/12। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के बहुत हाईली चांस होते हैं, और बिल्कुल अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके रख लेना। ठीक है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से ये भी है। यहाँ पे हमको क्या दिया है, यहाँ पे भी हमको एक ट्रायंगल ABC दिया है और बोला है कि वर्टेक्स B पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ही लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए हैं, एंड यहाँ पे हम लोग वर्टेक्स B पे 90 डिग्री एंगल मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे A और यहाँ पे C चलो मार्क कर लो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो AB का जो वैल्यू है ये 7 सेंटीमीटर के इक्वल दे दिया है, और यहाँ पे हमको एक रिलेशन दिया है। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, यहाँ पे हमको बोला है AC माइनस BC का जो वैल्यू है ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, और AB का लेंथ 7 सेंटीमीटर के इक्वल दिया है। तब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमसे पूछा है साइन A प्लस कॉस C डिवाइडेड बाई कॉस A प्लस साइन C का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो डेटा दिया उसको थोड़ा अच्छे से डिकोड करते हैं एंड देखेंगे कि इसको कैसे आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पाओ तो जो आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, AC माइनस BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आपको दिया है। ठीक है, तो इसको कुछ देर के लिए इक्वेशन 1 बोल दो। और हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा एक इक्वेशन होता है ऑलरेडी, जो कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की मदद से राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। यानी हमें पहले से एक यहाँ पे इक्वेशन ऑलरेडी पता है पाइथागोरस थ्योरम, तो वो कितना हो जाएगा, इस फिगर के हिसाब से आप देखो तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 बोल दो। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन की मदद से ये जो इस ट्रायंगल के ये और ये जो दोनों साइड है AB और BC, इन दोनों को हम लोग बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन की मदद से। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, और ये जो इक्वेशन 1 दिया है इसके मदद से हम लोग इस ट्रायंगल के BC और AB वाले साइड को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम वाला जो इक्वेशन है उसको नेक्स्ट पेज पे अच्छे से लिखते हैं। ये समझाने के लिए था, इसको थोड़ा देर के लिए हम डस्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लो, चलो यहीं पे लिखते हैं। इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हो कि हमको AB का वैल्यू 7 सेंटीमीटर के इक्वल पता है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में AB के प्लेस पे 7 डालते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन में दो अननोन है, एक AC और BC। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से इस इक्वेशन में भी दो अननोन है, AC और BC। तो यहां से हम लोग अगर AC का वैल्यू निकाल के BC के फॉर्म में इस वाले एक्सप्रेशन में डाल दें तो ये एक अननोन में वेरिएबल हो जाएगा। देखो क्या बोल रहे हैं हम, यहां से अगर हम AC का वैल्यू निकाल लें तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस BC हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले वैल्यू को हम लोग उसमें डालते हैं, AC के प्लेस पे कितना डालेंगे, 1 प्लस BC। तो इस AC के प्लेस पे हम लोग कितना डाल देंगे, 1 प्लस BC।
1 प्लस बी सी डालते हैं, 1 प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बिल्कुल यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अब अपने पास जो इक्वेशन निकल के आया है वह केवल बी सी में वेरिएबल है, तो इसको हम लोग जैसे सिंप्लीफाई करेंगे अपने पास बी सी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। और एक बार बी सी का वैल्यू निकल के आ गया तो यहाँ पे आप देख लो, उसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो अपने पास ए सी का भी वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक डाउन करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू बी सी इज इक्वल टू 7 7 जा 49 प्लस ये बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पेज पर अच्छे से लिखते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस बी सी स्क्वायर, 1 प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी इज इक्वल टू 49 प्लस बी सी स्क्वायर। एक बार मिला लो। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहां से आप देख सकते हो कि बी सी स्क्वायर को एक साइड भेजोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 हो जाएगा, और यहां पे देखो ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बच जाएगा 1 प्लस 2 बी सी इज इक्वल टू 49 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 1 है इसको आप आर एच एस में भेजोगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 2 बी सी इज इक्वल टू 49 माइनस 1, यानी 2 बी सी इज इक्वल टू 48 हो जाएगा, और बी सी इज इक्वल टू यहाँ से ये कटेगा तो 24, यानी बी सी की वैल्यू 24 के इक्वल आपको पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ से बी सी का वैल्यू आपके पास 24 आ चुका है, और यहाँ से आप बी सी के प्लेस पे 24 डाल दोगे तो ए सी का वैल्यू आपके पास 25 के इक्वल पता चल जाएगा। ठीक है, यानी ए सी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स को हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब ये जो एक्सप्रेशन हमसे पूछा है उसको बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पे ए और सी के फॉर्म में हमको डेटा दिया है। साइन ए और कॉस ए का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल में वर्टेक्स ए पे जो एक्यूट एंगल बनेगा उसके रिस्पेक्ट में आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज मार्क करोगे और साइन ए और कॉस ए को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, उसी प्रकार से कॉस सी और साइन सी का मतलब हुआ कि जो वर्टेक्स सी पे एक्यूट एंगल बनेगा उसके रिस्पेक्ट में आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज मार्क करोगे और इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, फिर पूरा वैल्यू इसमें डाल के इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो एक हम लोग अलग से ट्रायंगल बनाएंगे वर्टेक्स ए पे जो एक्यूट एंगल बनेगा उस वाले डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, और एक हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे वर्टेक्स सी पे जो एक्यूट एंगल बन रहा है उस वाले डेटा को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने पास 2 ट्रायंगल ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पे अब हम लोग मार्क करेंगे। चलो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ये वाला वैल्यू 25 सेंटीमीटर था, ये 24 और ये 7 था ना। उसी प्रकार से यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, ये 25, ये 24 और ये 7। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब देखो वर्टेक्स ए पे जो एक्यूट एंगल बन रहा है उसको कुछ देर के लिए थीटा बोल दो, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करो तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टेक्स ए के रिस्पेक्ट में हमसे वैल्यू क्या क्या पूछा है, इस एक्सप्रेशन में बिल्कुल ध्यान से देखो। यहाँ पे साइन ए और कॉस ए हमें कैलकुलेट करना है, तो वर्टेक्स ए पे जो एक्यूट एंगल बन रहा है उसके हिसाब से हमें साइन ए और कॉस ए चाहिए। तो साइन ए कितना हो जाएगा, ये होता है P बाई एच। कब, जब वर्टेक्स ए पे एक्यूट एंगल बनेगा तब हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो चाहिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है आप देख लो, परपेंडिकुलर है आपका 24 और हाइपोटेन्यूज है 25, तो साइन ए का जो वैल्यू होगा ये 24 बाई 25 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें कॉस ए चाहिए, उसको कैलकुलेट करते हैं। कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है, ये होता है b बाई एच। तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 7 और h का वैल्यू है 25, यानी कितना हो जाएगा, कॉस ए का वैल्यू 7 बाई 25 हो जाएगा। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन में हमसे एक्यूट एंगल ए के रिस्पेक्ट में वैल्यू पूछा था वो हम लोग निकाल चुके हैं। अब देखो
यहाँ पे अब हमें cos c और sin c भी चाहिए, यानी हम लोग क्या करेंगे, जो वर्टेक्स c पे एक्यूट एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे देख लो वर्टेक्स c पे जो एक्यूट एंगल बन रहा है c, यहाँ पे अब हम लोग थीटा मार्क करेंगे और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज मार्क करेंगे। तो ये h हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये p हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या कैलकुलेट करना था एक बार और देखना, cos c और sin c कैलकुलेट करना है। तो पहले sin c कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, sin c। तो sin c इज इक्वल टू, देखो sin इज इक्वल टू p बाई h होता है। c का मतलब जब किसी ट्रेंगल में वर्टेक्स c को एक्यूट एंगल आप एज्यूम करोगे तब आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो बताना है, सिंपल, ठीक है। तो p कितना हो जाएगा, p हो जाएगा आपका 7, h हो जाएगा 25। तो sin c कितना हो गया, ये हो जाएगा 7/25, ठीक है। उसी प्रकार से अब हमें कैलकुलेट करना है cos c। cos c क्या होता है, ये होता है b बाई h। तो b का वैल्यू कितना है 24 और h का वैल्यू 25, यानी cos c हो जाएगा 24/25, ठीक है। तो जो जो हमको डेटा चाहिए था एक्सप्रेशन में रखने के लिए वो सब कुछ हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, तो अब इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे, उसमें वैल्यू डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या है, sin a प्लस cos c, ठीक है। यहां पे लिखते हैं sin a प्लस cos c डिवाइडेड बाई cos a प्लस sin c, cos a प्लस sin c, ठीक है। अब 1 बाई 1 वैल्यू डालते हैं। सबसे पहले क्या डालेंगे, sin a का वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख लो sin a का वैल्यू कितना है 24/25। तो ये वैल्यू हो जाएगा 24/25 प्लस cos c। तो cos c कितना है, cos c है 24/25, ठीक है। ये भी कितना है 24/25 और डिवाइडेड बाई cos a। तो cos a का वैल्यू कितना है, cos a है 7/25, ये है 7/25 प्लस sin c, ठीक है। तो sin c का वैल्यू कितना है 7/25, ये भी है 7/25। बस अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ऊपर वाले का एलसीएम आप निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये आएगा 25, ठीक है। ऊपर वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो तो एलसीएम आएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 24 प्लस 24, ठीक है। प्रकार से नीचे वाले को आप सॉल्व कर लो। तो नीचे वाले का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 25 और यहाँ पे हो जाएगा 7 + 7, ठीक है। तो ये ऊपर वाला हो गया और ये नीचे वाला हो गया। तो दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट पेज पे कितना हो जाएगा, 24 + 24 हो जाएगा 48, यानी 48/25, ठीक है। 48/25 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14/25, ठीक है। 14/25, तो 25 से 25 कट जाएगा तो आपके पास आएगा 48/14, ठीक है। इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 से कट गया तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 24, यानी 24/7 आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगा इस एक्सप्रेशन का, ठीक है। ओके देन आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आई होप बिल्कुल अच्छे से पूरा लेक्चर आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो तो उसको डेफिनेटली आप एक बार और लेक्चर को रिवाइंड करके सुनो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसको दूर करेंगे, ठीक है। अपने पास क्लास 10th मैथ्स के 2 चैनल्स हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हो तो आप मैथ मैजिक 0.5 को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ते हो तो आप मैथ्स 4 बोर्ड को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। दोनों चैनल्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जा करके सब्सक्राइब करो और क्लास 10th का जर्नी मेरे साथ शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर ट्रिग्नोमेट्री के डे नंबर 2 वाले लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।